कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे वो अलग होते हैं डबल सोल्ट से। साथ में आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है मेटल एंड सेकंड चीज़ आपके पास होती है लिगेंड। तो लिगेंड से आप लोगों ने स्टार्ट किया था, आखिर लिगेंड्स क्या होते हैं आपने उसकी डेफिनेशन को देखा। देन आप लोगों ने लिगेंड्स को क्लासीफाई करना सीखा। सबसे पहले आपने उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देन आप लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ लोन पेयर के हिसाब से भी आप लिगेंड को क्लासीफाई कर सकते हो। और फिर आप लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के लिगेंड्स पढ़े, जैसा कि आपने पढ़ा कि आखिर डेंटिसिटी क्या होती है, उसके बेस पे आप लोग बोल रहे थे मोनोडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है। देन आप लोगों ने पढ़ा हैप्टेसिटी कॉन्सेप्ट और फिर आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है और फ्लेक्सिडेंट लिगेंड क्या होता है। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कि जब आप लोग पढ़ रहे थे डेंटिसिटी तो आपके पास वहां पर एक चीज आई थी, एक वर्ड आया था, दैट इज चिलेट। तो ये चिलेट रिंग क्या होती है, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और चिलेट रिंग की वजह से आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबिलिटी कहां से आती है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 6 of coordination compounds। 5 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आपने उनको देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आप लोग उनको देख कर आइए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सीक्वेंस के अंदर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस को आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। अगर सीक्वेंस ब्रेक हुआ तो फिर चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएगी। ये लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। उनको देखने के लिए आप जा सकते हो RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने वहां पर सारी की सारी बातें की हुई है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में नहीं आता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप प्लीज उसको लेक्चर नंबर 1 से देखिए। काफी स्कोरिंग चैप्टर है, काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है। चाहे आपके पास एग्जाम हो IIT जैम का, गेट का या फिर CSIR नेट का, वहां पर इस चैप्टर के ऊपर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर रहेगा ये, और इसके लिए आपको अपना बेसिक जो है वो बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर चिलेट इफेक्ट क्या होता है। आपको याद होगा कि जब आप लोग पढ़ रहे थे डेंटिसिटी को, तो वहां पर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर एक चिलेट के रिंग की फॉर्मेशन हो रही थी। तो उस चिलेट रिंग की वजह से आपके पास कंपाउंड के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है, आज हमारा फोकस मेनली उसके ऊपर रहेगा। और इसके ऊपर CSIR नेट के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि वो जो स्टेबिलिटी आती है वो किस फैक्टर की वजह से आती है। क्या वो डेल्टा H की वजह से है, क्या वो डेल्टा S की वजह से है। तो आज हम लोग उसी के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल के ऊपर है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हमारा फोकस रहने वाला है चिलेट इफेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने यहां पर हेडिंग लिखी हुई है, दैट इज चिलेट इफेक्ट। तो आपको पता है, इफ 2 or more donor atom of a ligand are interacting with the same metal center, the ligand is described as chelating ligand and complex are known as chilate complex। आप लोग पढ़ चुके हो। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास अगर कोई मेटल सेंटर होता है, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूं, इसको आप पहले पढ़ चुके हो। अगर आपके पास कोई एक मेटल है, लेट्स से कि आप यहां पर लिगेंड की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो इन लिगेंड की, तो वो कुछ इस टाइप का होता है। आपके पास यहां पर एक NH2 होता है, ये रहा आपके पास CH2, ये रहा आपके पास CH2 और ये रहा आपके पास NH2। तो ये आपके पास एक ऐसा लिगेंड है जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट है। यहां पर आपके पास ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है और आपके पास ये भी डोनेट कर सकता है। तो जब ये दोनों नाइट्रोजन एटम यहां पर डोनेशन दिखाते हैं तो आपके सामने यहां पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। इस रिंग के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या होता है। वहां पर आप बोलते थे कि भाई 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, देन आपके पास आती है 6 मेंबर की, देन आपके पास आती है 4 मेंबर की, देन आपके पास आती है 7 मेंबर की रिंग। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आप लोग पढ़ चुके हो। साथ में आपने वहां पर कहा था कि अगर 6 मेंबर की रिंग बन रही है और वहां पर एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, तो उस केस में आपके पास 6 मेंबर रिंग क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है 5 मेंबर से। ये सारी बातें आप जनरल बातें आप ऑलरेडी कर चुके हो। आज फोकस रहेगा कि ये जो आपके पास रिंग बन रही है, इसकी वजह से आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेबिलिटी आखिरकार क्यों आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो लिगेंड्स इस टाइप की रिंग की फॉर्मेशन कर देते हैं, उस टाइप के लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। और आपके पास जो फाइनली कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलने वाले हैं। तो आई होप कि नामकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, जरा उसके ऊपर भी हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। द चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑलवेज मोर
thermodynamically stable than those of the same metal with equivalent number of bond-dented ligand. This effect is also known as Chillet effect. अब इस लाइन को प्लीज आप लोग ध्यान समझिएगा, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा। यहां मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि पॉलीडेंटेट है, मान लो आपके पास क्या है, इन लिगेंड ही है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, ये रहा मेटल, राइट। आपके पास डोनेशन यहां से आएगी, एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर आपके पास CH2 है, यहां पर आपके पास CH2 है, यहां पर आपके पास क्या NH2 है, और यहां से आपके पास क्या मिलने वाली, डोनेशन मिलने वाली है। लेट्स से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आपके पास 3 EN के लिगेंड है, एक मैंने यहां बनाया हुआ है। लेट्स से कि आपके पास यहां पर एक और NH2 है, इस तरीके से एक और आपके पास यहां पर NH2 है, यहां पर भी आपके पास CH2 है, एंड यहां पर भी आपके पास CH2 है, एंड साथ में आपके पास यहां पर एक और है, राइट। तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, मैं आपको जस्ट 2D बनाकर दिखा रहा हूं। यहां पर ज्योमेट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, वैसे भी ज्योमेट्री क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, क्या रहेगी, उसके बारे में तो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने ही वाले हैं। अभी हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अभी मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि आपके पास यहां पर कोई एक मेटल का सेंटर है जिसको यहां पर 3 EN लिगेंड ने इस तरीके से आपके पास बॉन्डिंग दिखाई हुई है, और आपके पास यहां पर क्या बन रहे हैं, 6 MN के बॉन्ड बन रहे हैं। आप अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक MN का बॉन्ड ये रहा, एक आपके पास 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 ये रहा, और एक आपके पास ये रहा। तो ये आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो बना हुआ है एक मेटल सेंटर से और 3 EN लिगेंड से। अगर मैं आपके सामने यहां पर एक और कॉम्प्लेक्स बना देता हूं जहां मैं बात करूंगा कि आपके पास वो सेम मेटल है जो आप लोग यहां पर यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अमीन लिगेंड है, और आपके पास यहां पर क्या है, 6 अमीन लिगेंड है जो कि इस तरीके से आपके पास बॉन्डेड है इस मेटल से कि आपके पास यहां पर क्या बन रहे हैं, 6 MN बॉन्ड ही बन रहे हैं जो आपके पास यहां पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर बन रहे थे। अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां भी आपके पास क्या है, एक MN बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। तो इस लेक्चर में हम उन दो कॉम्प्लेक्स को यहां पर कंपेयर करने वाले हैं जहां पर आपके पास एक मेटल सेंटर होगा, साथ में आपके पास कुछ ऐसे लिगेंड होंगे जो कि पॉलीडेंटेट है, जैसे कि आपके पास यहां पर है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके पास यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज बिटवीन मेटल एंड नाइट्रोजन, इस केस के अंदर भी है, और यहां पर आपके पास क्या है, मेटल और नाइट्रोजन, यहां पर आपके पास बॉन्डिंग क्या है, मेटल और नाइट्रोजन के बीच में ही है। तो जो लाइन मैंने यहां पर ऊपर लिखी हुई है, एक बार इस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं, इस डायग्राम को आप यहां पर लिखकर रखिएगा, देखकर रखिएगा। मैं अभी इसको मिटा रहा हूं यहां पर क्योंकि मेरे को नीचे लाइन पढ़नी है। दैट इज व्हाट, दैट इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑलवेज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन दोज ऑफ द सेम मेटल विद इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्डेंटेड लिगेंड। दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। तो अभी अभी आपने यहां पर ये दो कॉम्प्लेक्स देखे थे, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, आपके पास यहां पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास कहीं पर भी एक चिलेट रिंग नहीं बन रही है, लेकिन यहां पर आपके पास 3 चिलेट रिंग बन रही है। एक आपके पास रिंग यहां पर बन रही है, एक आपके पास रिंग यहां बनेगी, और एक आपके पास रिंग जो है वो यहां पर बनेगी। तो एक कॉम्प्लेक्स में जहां पर आपके पास रिंग बन रही है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में जहां पर आपके पास रिंग नहीं बन रही है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स मैंने ऐसे लिए हैं जहां पर जो आपके पास बॉन्डिंग, जो आपके पास एटम है लिगेंड्स के, वो आपके पास क्या है, NH2 है, यानी कि यहां पे आपके पास क्या है, NH2 बाइंड कर रहा है, और यहां पे आपके पास क्या है, NH2 बाइंड कर रहा है। इसीलिए मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। मैं एक कॉम्प्लेक्स को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स से कंपेयर कर रहा हूं जिसके पास बॉन्डेंटेड लिगेंड है, लेकिन जो बॉन्डिंग एटम्स है वो आपके पास सेम है। यहां पर क्या है, पॉलीडेंटेट है, यहां पर आपके पास रिंग बन रही है, यहां पर क्या है, बॉन्डेंटेट है, यहां पर आपके पास रिंग नहीं बन रही है। तो इन दोनों केसेस में आप ये चेक करते हो, इसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया था कि आपके पास जो ये वाला कॉम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल भी कितना होगा भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, 10 की पावर 10 टाइम्स ज्यादा स्टेबिलिटी आपके इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर देखी गई थी। तो अब साइंटिस्ट अगेन कंफ्यूज हो गए कि आखिर इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों है। तो उस स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जो चिलेट इफेक्ट है वो आपकी पिक्चर के अंदर आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर इस लाइन का मतलब यहां पर क्या है। द चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑलवेज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन दोज ऑफ द सेम मेटल विद इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्डेंटेड लिगेंड, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं अच्छे से, लेट्स से कि आपके पास यहां पर कोई एक मेटल है, दैट इज निकल 2 प्लस एक्वस फॉर्म में मैंने यहां पर लिया हुआ है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं यहां पर अमीन लिगेंड से, तो आपके पास कुछ ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज निकल NH36 के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का 2। अगर मैं इसी मेटल को रिएक्ट कराता हूं EN के 3 लिगेंड से, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा निकल EN3, और यहां पास क्या है, प्लस का 2 चार्ज है। अगर मैं इन दोनों इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इस कांस्टेंट की बात करूं, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या बोल सकता हूं भाई, इसको मैं बोल सकता हूं स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इस कॉम्प्लेक्स का। स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी मैं इस टर्म को समझा चुका हूं कि
जब भी आपके पास यहाँ पर कोई मेटल होता है, कोई लिगेंड होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस केस में मैं यहाँ पर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकता हूँ। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसे हम कभी कभी बोल देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो अगर मैं इस पहली इक्वेशन के लिए log k की वैल्यू को लिखूं, दैट इज log k इक्विलिब्रियम, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई थी। दिस इज 8.61। अगर मैं यहां से निकालूंगा दैट इज k इक्विलिब्रियम, दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर 8.61। अगर मैं बात करता हूं इस रिएक्शन की, नीचे वाली रिएक्शन की, तो इसके लिए आपके पास जो log k इक्विलिब्रियम है दैट इज 18.28, यानी कि k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18.61। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं इस तरीके से 10 की पावर 10 इनटू में 10 की पावर 8.61। तो ये क्या बन जाएगा पास, 10 की पावर 10 टाइम्स मोर स्टेबल है इस पहले वाले कॉम्प्लेक्स से। अब ऐसा क्यों हुआ, इसी को ही नाम दिया गया है चिलेट इफेक्ट। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाई निकल En3+2 कॉम्प्लेक्स इज 10 की पावर 10 टाइम्स मोर स्टेबल देन निकल अमोनिया 6 की पावर क्या पास प्लस का 2। तो ये कॉम्प्लेक्स आखिर इतना स्टेबल क्यों है। तो जब आपने इसके स्ट्रक्चर को देखा तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर तो 3 रिंग बन रही है, अगर 3 रिंग बन रही है तो हो सकता है कि उसकी वजह से क्या आई हो, कोई ना कोई स्टेबिलिटी आई हो। तो समझाने के लिए यहाँ पर रिंग का ही इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम दोबारा से दिखाता हूँ। एक आपके पास कोई एक लिगेंड है जिसमें आपके पास क्या है, मेटल है, यहाँ पर निकल 2+ फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर 6 लिगेंड है आपके पास जो कि नॉन-डेंटेट है। यहाँ पास क्या है, निकल है आपके पास, यहाँ पर En के 3 लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का 2 चार्ज है। ये रहा आपके पास उसका स्ट्रक्चर। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो ये लिगेंड जो आपके पास डोनेशन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर वही क्या लिए, यहाँ पर मैंने वही ऐसे लिगेंड लिए हैं जो कि आपके पास क्या है, नॉन-डेंटेट है, यानी कि इक्विवेलेंट लिगेंड ही मैंने आपके लिए हैं। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पर मेटल सेंटर की, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, निकल +2, यहाँ भी आपके पास क्या सेंटर मेटल एटम निकल +2 है। और आपके पास जो लिगेंड की डोनेटिंग साइट है उसके ऊपर कौन सा एटम है, यहाँ पर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। यहाँ भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, आप देख सकते हो। यहाँ आपके पास क्या है, निकल का +2, यहाँ आपके पास क्या है, निकल का +2। और जो लिगेंड जहाँ से डोनेट कर रहा है, इधर आपके पास क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और यहां भी आपके पास क्या है, नाइट्रोजन 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 ही है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास सेम मेटल है और जो लिगेंड है वो सेम एटम से ही क्या कर रहे हैं, अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। सो दे आर बोथ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल +2 एंड बोथ हैव 6 नाइट्रोजन डोनर एटम। द ओनली डिफरेंस इज इन नाइट्रोजन दैट दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय CH2 अगर मैं इन लिगेंड की बात करता हूं तो यहां पर जो 2 नाइट्रोजन एटम आपके पास हैं ये फर्दर अटैच है आपके पास, यहाँ पर एक CH2 रहेगा, यहाँ पर एक CH2 रहेगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर एक रिंग बन रही है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चिल्ड रिंग बोलते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई इस रिंग की वजह से ही डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेबिलिटी इसको मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक रिंग नहीं बन रही है, इधर आपके पास कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अमोनिया एज ए लिगेंड को लेकर आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर कोई CH2 नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बन रही है। तो हो सकता है कि इस रिंग की वजह से ही आपको कोई ना कोई स्टेबिलिटी मिल रही हो। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके पास क्या चिलेट रिंग है, यहाँ आपके पास चिलेट रिंग नहीं है, तो इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, बट इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। अब आप लोग पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, आपके पास एक चीज होती है दैट इज डेल्टा H। अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H को निकालना होता है, जरा याद करो कि क्लास 11-12 के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। आप वहां बोलते थे कि आपके पास रिएक्टेंट के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, है ना, आप उनकी बॉन्ड एनर्जी लिखते थे, और आप बोलते थे कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, आप उसकी बॉन्ड एनर्जी लिखते थे, और आप लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे। दिस इज नोन एज योर डेल्टा H। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास जो बॉन्ड ब्रेक्स हुए हैं उनकी कितनी एनर्जी है, माइनस जो बॉन्ड्स बने हैं उनकी कितनी एनर्जी है, आप वहां पर उनका डिफरेंस लेकर भी डेल्टा H को निकाल सकते थे। लेकिन मोटी बात यह है कि डेल्टा H को निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि कौन से बॉन्ड्स आपके पास बन रहे हैं, राइट, कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, उनके ऊपर आपके पास मेन फोकस होता है। लेकिन अगर आप लोग यहां पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो आपके पास यहां पर सेम तो मेटल सेंटर है और आपके पास जो लिगेंड है उसके पास सेम डोनर एटम है, यानी कि आपके पास यहां पर जो बॉन्ड्स बनेंगे वो आपके पास बिल्कुल सेम बॉन्ड बन रहे हैं जो आपके पास इस कॉम्प्लेक्स में है। 6 Mn बॉन्ड आपके पास यहां पर है और आपके पास यहां पर भी क्या है, आपके पास यहां पर भी 6 Mn बॉन्ड है, यानी कि 6 Mn बॉन्ड यहां पर है, 6 आपके पास यहां पर है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो डेल्टा H वाला फैक्टर यहां पर ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, बट फिर भी आपके पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसके पास चिलेट रिंग बन रही है, ये आपके पास 10 टाइम ज्यादा स्टेबल होता है। तो वो आखिर स्टेबल क्यों हुआ, तो उसके लिए उसके पीछे रीजन दिया गया चिलेट रिंग। So chillet effect may be defined as the unusual stability of a coordination compound involving a chelating multi-dentate ligand as compared with the equivalent compounds involving monodentate ligand। तो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास
पोइडेंटेड लिगेंड होते हैं जिसके अंदर चिलेट रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ चिलेट रिंग, और इस इफेक्ट को क्या नाम दिया गया, चिलेट इफेक्ट नाम दिया गया। नाउ व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ सच ए लार्ज डिफरेंस इन द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, क्योंकि 10 रेज टू द पावर 10 टाइम ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपके पास क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज हो गई है। तो उसके पीछे कारण क्या दिया गया, उसके पीछे कारण दिया गया जो हम लोग इस लेक्चर के अंदर आगे बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप थोड़ी देर पहले कहा भी है कि डेल्टा एच वाला फैक्टर तो यहां पर डोमिनेट नहीं करने वाला है, क्योंकि डेल्टा एच के अंदर मेन फोकस रहता है आपके पास कि कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो बॉन्ड आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर सेम बन रहे हैं, मेटल और नाइट्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड बनेंगे जब आपके पास लिगेंड क्या होगा, पोइडेंटेड, और आपके पास 6 बॉन्ड बनेंगे जब आपके पास लिगेंड क्या होगा, मोनडेंटेड। तो बॉन्ड्स तो आपके पास दोनों तरफ सेम ही बन रहे हैं, तो डेल्टा एच का फैक्टर यहां पर ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले यहां पर मैं लिखा हुआ है आफ्टर ऑल द नंबर ऑफ निकल 2+ एंड नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज 6 इन बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज टू रिएक्शंस। चाहे आप लोग बात कर लो, यहां पर निकल +2 एक्वस फॉर्म में है, प्लस 6 NH3 इक्विलिब्रियम NiNH3 6 प्लस का 2, यहां पे पास क्या मिलेंगे भाई, 6 Mn के बॉन्ड मिलेंगे, और आपको यहां पर क्या मिलेगा, निकल +2 एक्वस प्लस का 3 इन लिगेंड है, यहां पे पास क्या है, निकल En3 प्लस का 2 यहां पर चार्ज है, यहां पास क्या है, 6 Mn के ही बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। सो एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा H इन्वॉल्व्ड व्हेन दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड शुड बी सिमिलर, दैट मींस स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी चेंज, यानी कि जो आपकी स्टेबिलिटी है वो डेल्टा H के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो आपके पास अब डेल्टा S के ऊपर डिपेंड करेगी। डेल्टा S पे क्यों कर रही है, और हम स्टेबिलिटी के लिए डेल्टा H और डेल्टा S की क्यों बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए डेल्टा H यहां पर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, इंस्टीड यहां पर डेल्टा S जो है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगा। तो मैंने डेल्टा H की और डेल्टा S की क्यों बात करी, क्योंकि जब भी आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो आप बात करते हो कि डेल्टा G क्या है, कि अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो आपके पास क्या है, वो स्टेबल है, अगर डेल्टा G उसका पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल है। तो आप मेजरली बात करते हो डेल्टा G की, लेकिन डेल्टा G के रिलेशन के अंदर आप लोग पढ़ते हो कि आपके पास डेल्टा G बेसिकली क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। तो डेल्टा G के बारे में बात कर सकते हो, या फिर डेल्टा H और डेल्टा S के बारे में इंडिविजुअली बात कर सकते हो, क्योंकि आखिरकार डेल्टा H और डेल्टा S से आप क्या निकालते हो, डेल्टा G को निकालते हो। और आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का RT ln K इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, अगर आपके पास उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सो फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स मैं यहां पर दो फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम, 3 बार बोल चुका हूं, एंड साथ में डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। मैं इन दोनों से लिख सकता हूं कि आपके पास जो RT ln K इक्विलिब्रियम है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस RT को ले आता हूं इधर की, तो क्या बन जाएगा पास, ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन RT प्लस डेल्टा S अपॉन R। आपको पता है कि आपके पास वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा जिस रिएक्शन के लिए आपके पास डेल्टा G क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन 0 होगा। अगर मैं यहां पर इस फर्स्ट रिएक्शन को ध्यान से देखता हूं जिसके अंदर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास यहां पर डेल्टा G नेगेटिव हो गया तो आपके पास K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये आपके पास पॉजिटिव रहेगा, ये कंप्लीट नंबर पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, R पॉजिटिव होता है, और इस नेगेटिव की वजह से आपस क्या बन जाएगा, पूरा की पूरा नेगेटिव बन जाएगा। तो डेल्टा G का नेगेटिव होना या फिर K इक्विलिब्रियम का पॉजिटिव होना सेम बात है। तो अगर आपके पास यहां पर K इक्विलिब्रियम ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहां पर रिएक्शन क्या है, रिएक्शन आपके पास यहां पर कुछ इस टाइप की है। अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन के लिए चाहता हूं K इक्विलिब्रियम को, तो कैसे लिखूंगा भाई मैं, K इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू व्हाट, कि आपके पास कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन क्या है, लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस वाली रिएक्शन के लिए, तो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन क्या है, डिवाइडेड बाय आपके पास यहां पर निकल +2 की कंसंट्रेशन क्या है, इनटू में आपके पास अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या है। तो अगर आपके पास K इक्विलिब्रियम ज्यादा हुआ, दैट मींस आपके पास क्या है, न्यूमरेटर ज्यादा है, और अगर न्यूमरेटर ज्यादा दैट मींस आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, और अगर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा है दैट मींस आपके पास वो कॉम्प्लेक्स क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तभी तो वो ज्यादा बना है। तो आपको ये चेक करना है कि आपके पास K इक्विलिब्रियम कब ज्यादा रहेगा। तो अगर आपको यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर चेक करना है कि आपके पास K इक्विलिब्रियम कब ज्यादा रहेगा, तो उसके लिए आपके इस डेल्टा H को होना पड़ेगा नेगेटिव, राइट, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, नेगेटिव है। आपको वैल्यू चेक करनी है कि कब आपके पास ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, तो यहां पर एक नेगेटिव है,
ये ज़्यादा कब होगा? जब आपके पास क्या हो जाए, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, या फिर आपके पास क्या हो जाए, डेल्टा एस आपके पास पॉजिटिव हो जाए। तो अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है तो भी आपके पास बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों ही रिएक्शन के लिए आपके पास पहली बात, आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का नेगेटिव होना जरूरी होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा, के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। या फिर डेल्टा हो जाए पॉजिटिव, तभी आपके पास क्या होगा, के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। नाउ अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव है देन रिएक्शन विल मूव इन व्हाट, इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपके पास अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तभी आपके पास क्या होगा, के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। और अगर ये आपके पास ज्यादा, दैट मींस रिएक्शन कहां मूव कर रही है, आपके पास प्रोडक्ट साइड में मूव कर रही है, यानी कि रिएक्टेंट राइट साइड के अंदर मूव कर रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपके पास जा रही है। तो अगर आपके पास के इक्विलिब्रियम ज्यादा, दैट मींस रिएक्शन विल मूव इन राइट डायरेक्शन, दैट मींस कॉम्प्लेक्स क्या बन गया आपके पास, स्टेबल बन गया। अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपके पास क्या होगा, के इक्विलिब्रियम ज्यादा, अगर ये ज्यादा है देन रिएक्शन विल मूव इन राइट डायरेक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, दैट इज डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना। ये दो चीजें यहां पर मेजर फैक्टर प्ले करेगी। अगर मैं यहां पर दो रिएक्शन की बात करता हूं, दैट इज मेटल के ऊपर क्या है, प्लस का 2 चार्ज है, यहां पे मैंने कोई मेटल ले लिया है, आपके पास यहां पर लिगेंड क्या है, 6NH3, यहां आपके पास क्या बनेगा भाई, MnH3 बनेगा, प्लस का 2 चार्ज है। यहां मैंने क्या लिया है, मेटल का प्लस 2, यहां पास क्या है, 3 लिगेंड है, यहां पास क्या बन रहा है, मेटल En3 प्लस का 2। अब अगर मैं यहां पर कोई एक ऐसा लिगेंड ले आऊं जिसके अंदर नंबर ऑफ चिलेट रिंग ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं, इसमें आपके पास क्या है, 3 चिलेट रिंग है। आप लोग स्ट्रक्चर देख चुके हो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यहां आपके पास देखिए भाई क्या है, 3 चिलेट की रिंग बन रही थी, आप लोग स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से। यहां आपके पास क्या है, एक रिंग है, यहां आपके पास क्या है, सेकंड रिंग, यहां आपके पास क्या है, थर्ड रिंग है। अगर मैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया हूं जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और भी हो जाएगी। और ऐसा देखा भी गया है एक्सपेरिमेंटली। अगर मैं यहां पर लिगेंड ले आता हूं अपना EDTA, तो EDTA बेसिकली हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। जब वो आपके पास मेटल से रिएक्ट करेगा तो उस केस में आपके पास क्या बनने वाली है, रिंग ज्यादा बनेगी, ज्यादा बड़ी बनेगी। उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर आपके पास ये सेम मेटल जुड़ा है अमोनिया से तो आपके पास रिंग नहीं बनेगी। इसका आपके पास क्या कंडीशन नंबर 6 है। अगर आपके पास मेटल आता है, जुड़ता है 3En से, En की आपके पास 2 होती है डोनर साइड, तो आपके पास यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। और आपके पास यहाँ पर एक लिगेंड होता है EDTA, इसका आपके पास क्या होता है भाई, इसके पास होती है 6 डोनर साइड, जो कि आपके पास 2 रहती है नाइट्रोजन वाली और आपके पास 4 कैसे रहती है, ऑक्सीजन वाली। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा उनके ऊपर एटम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास EDTA कॉम्प्लेक्स ने यहाँ पर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, मेटल से कॉम्प्लेक्स बनाया, तो कॉम्प्लेक्स आपके पास होगा MEDTA, इसकी आपके पास डेंसिटी होती है यहाँ पर आपके पास 6। तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि आखिर EDTA कैसा दिखता है तो मैं एक बार आपको यहां पर EDTA लिगेंड को दिखा देता हूं। कुछ इस टाइप आपके पास क्या रहता है, EDTA लिगेंड रहता है। बाकी मैंने आपसे स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर कहा था कि प्लीज आप लोग लिगेंड्स की एक टेबल को याद कर लो, और EDTA काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक लिगेंड होने वाला है, इसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, EDTA लिगेंड है। कुछ इस टाइप से आप इसको बनाते हो, यहां होता है नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, बीच में आपके पास रहेगा यहां पर एक CH2, यहां भी रहेगा CH2, ये रहा आपके पास एक CH2 एंड दिस इज योर एसिड ग्रुप COOH, राइट। सेम आपके पास यहां पर भी रहेगा CH2 रहेगा, दिस इज COOH, सेम आपके पास यहां पर भी है। अब ये मैंने बनाई हुई है इसकी एक हाई pH के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, अगर आपके पास pH कम रहेगा तो आपके पास जो ये वाला H है, जो आपके पास यहाँ पर ये एसिडिक H होते हैं, ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और जब ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप का हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पर H नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज है, H नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज है, H नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज है, H नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज है। और अब ये लिगेंड 6 अलग अलग साइड से डोनेशन दिखा सकता है, जैसे कि इस नाइट्रोजन दिखा सकता है, यहाँ से दिखाएगा, इससे भी दिखा सकता है, इससे भी दिखा सकता है, इससे भी दिखा सकता है और इससे भी दिखा सकता है। और जिस टाइप का आपके पास अब कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस टाइप एक कॉम्प्लेक्स में पास क्या बन रही है, अब ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स बन रही है। एक रिंग आपके पास ये बनेगी इस टाइप से, एक आपके पास यहाँ पर ये बन रही है, एक आपके पास यहाँ पर रिंग ये बन जाएगी, एक आपके पास यहाँ पर जो रिंग है वो ये बन रही है, एक आपके पास यहाँ पर जो रिंग है वो ये बन रही है। तो आपके पास अब क्या हो गया है, नंबर ऑफ रिंग्स और भी ज्यादा हो गई है। और अगर ऐसा है कि रिंग के बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी और भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक सेम मेटल है, अगर मैंने यहाँ पर कोई सेम मेटल लिया है और मैं इसकी बाइंडिंग करा रहा हूँ 6
अमोनियम लिगेंड से आपस क्या बनने वाला है MnS3 अगर मैं इसकी बाइंडिंग कराऊंगा 3En से तो क्या बनेगा MEN3। अगर मैं इसकी बाइंडिंग कराऊंगा EDTA से कॉम्प्लेक्स क्या बनने वाला है MEDTA। तो इसके अंदर कोई रिंग नहीं है, इसके हमारे पास 3 रिंग रहेगी, छोटी रिंग रहेगी। इसमें आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग है, ज़्यादा बड़ी रिंग है, तो इसकी स्टेबिलिटी आपके पास और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली होनी चाहिए थी और ऐसा देखा भी गया है कि आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन एंड दिस वन। सो द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अबव कॉम्प्लेक्सेस विल बी व्हाट MEDTA+2 विल बी मोर स्टेबल देन MEN3+2 देन MnS3 6+2। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पास ये रहेगा और इस स्टेबिलिटी ऑर्डर को भी आप चिलेट इफेक्ट के बेसिस के ऊपर ही समझा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चिलेट इफेक्ट की बात कर रहे हो तो चिलेट इफेक्ट के अंदर डेल्टा H ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता है, बल्कि डेल्टा S है वो आपके पास ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर डेल्टा S को आप यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो। सो इन एक्सप्लेनिंग द अबव स्टेबिलिटी ऑर्डर डेल्टा S प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज हेयर डेल्टा H विल बी नियरली इक्वल फॉर अबव 3 रिएक्शंस। उन तीनों रिएक्शंस के लिए आपके पास जो डेल्टा H है उसमें डिफरेंस तो रहता है, लेकिन वो डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि उसकी वजह से स्टेबिलिटी 10 टाइम्स ज़्यादा या कम हो जाए, राइट। तो उतनी स्टेबिलिटी चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए डेल्टा X के फैक्टर को भी यहाँ पर आना पड़ा। डेल्टा H का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा। अगर मैं बात करता हूँ कि आखिर कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनते हैं, तो पहले आपके पास क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ हो, किससे जुड़ा होगा भाई, जुड़ा होगा पानी के साथ। ऑफकोर्स ही बात है, आप क्या लेते हो H+ में लेते हो अपने मेटल आयन को। तो ये आपके पास पहले कॉम्प्लेक्स होगा, मेटल है, H2O के 6 लिगेंड है, प्लस का 2 चार्ज है। अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दूंगा 6 अमोनियम लिगेंड तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा MnS3 प्लस का 2, और जो आपके पास यहाँ पर ये 6 H जुड़े हुए हैं क्या निकल जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर MH2O6 आपके पास कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं यहाँ पर डाल दूंगा लिगेंड 3En तो अब क्या होगा, आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ 3 लिगेंड ही आपके पास यहाँ पर इस तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या बनेगा MEN3 प्लस का 2, और जो आपके पास यहाँ पर H2O के 6 मॉलिक्यूल्स थे ये आपके पास इस तरीके से बाहर निकल गए। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ EDTA की, तो EDTA का एक मॉलिक्यूल ही बहुत रहेगा 6 H2O को डिस्प्लेस करने के लिए, और आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा MEDTA प्लस का 2 प्लस का 6 H2O। तो अगर आपको डेल्टा S को चेक करना है तो आपको ये देखना है कि आपके उस रिएक्शन के अंदर रैंडमनेस कितनी इंक्रीज हुई है, यानी कि क्या आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। यानी कि आप चेक करते हो कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं माइनस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में कितने हैं। अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट रिएक्शन की, तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट में क्या है, 1 मोल इसका है, आपके पास 6 मोल इसके हैं, यानी कि रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या है 7 मोल्स हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है 1 मोल आपके पास इस कॉम्प्लेक्स का है, 6 मोल आपके पास किसके यहाँ पर इसके हैं, आपके यहाँ पर क्या है 7 मोल आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर है। तो आपके पास यहाँ पर डेल्टा N क्या हो जाएगा NP माइनस का NR, यानी कि 7 - 7 यानी कि 0, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में आपके पास यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जो एंट्रोपी आपके पास इस तरफ में रही होगी वही एंट्रोपी लगभग आपस क्या है यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर भी है। थोड़ा डिफरेंस रहेगा लेकिन उस डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहाँ पर भी उतने हैं यहाँ पर भी उतने हैं, तो रैंडमनेस ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है। और डेल्टा S डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कितनी रैंडमनेस है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेकंड रिएक्शन की, आपके पास यहाँ पर क्या है 1 मोल इसका है, 3 मोल हैं आपके पास इसके, यानी कि रिएक्टेंट में क्या है आपके पास 4 मोल्स हैं। अगर यहाँ बात पास यहाँ पर क्या है 1 मोल ये रहा इस कॉम्प्लेक्स का और 6 रहेंगे इसके, दैट मीन आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे अब 7 मोल्स हो जाएंगे। और अगर मैं इस रिएक्शन के निकालूंगा डेल्टा N को, तो दिस डेल्टा N विल बी व्हाट 7 माइनस का 4, यानी कि आपके पास क्या निकल जाएंगे डेल्टा N वापस निकलने वाली यहाँ पर 3, और ये डेल्टा N की वैल्यू हो जाती है 5। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूंगा जहां पर आपके पास रिएक्टेंट में क्या है 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, यानी कि 2 मोल हो गए रिएक्टेंट के अंदर। यहाँ पर कितने हैं 1 मोल ये रहा, 6 मोल ये रहा, यानी कि 7 हमारे पास यहाँ पर है। तो 7 माइनस का 2 इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा पास 5 हो जाएगा। तो क्योंकि आपके पास डेल्टा N यहाँ पर 5 है, डेल्टा N आपके पास यहाँ पर 3 है, डेल्टा N यहाँ पर आपके पास 0 है, तो ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा S है वो भी आपके पास अलग अलग होगा, क्योंकि डेल्टा S बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सब्सटेंस है। अगर आपके पास डेल्टा N इंक्रीज होगा तो भाई यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास 4 मोल्स हैं, ये 4 मोल्स आपके पास क्या कर रहे हैं अब 7 मोल के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ज़्यादा में डिवाइड हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगी अब रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। डेल्टा N के बढ़ने से क्या होता है आपके पास डेल्टा S इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा इन 3 रिएक्शन की, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा S किसके लिए होगा भाई आपके होने वाला यहाँ पर डेल्टा S के लिए। अगर डेल्टा S3 है, ये डेल्टा S2 है,
अगर ये डेल्टा S1 है देन डेल्टा S3 विल बी लार्जर देन डेल्टा S2 देन डेल्टा S1। ये रहेगा आपके पास यहाँ पर इनका ऑर्डर, क्योंकि डेल्टा n का ऑर्डर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5। तो जैसे जैसे आपके पास डेल्टा n बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास क्या होता है, डेल्टा S भी आपके पास इंक्रीज होता हुआ चलता है। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आपके पास डेल्टा n बढ़ेगा दैट मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज होगी, अगर रैंडमनेस इंक्रीज हुई है दैट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज होगी, अगर आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा S क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और आप लोग रिलेशन देख चुके हो, अगर डेल्टा S ज़्यादा होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास ऐसा हुआ तो रिलेशन क्या करेगी, आपके पास राइट में शिफ्ट करेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स की कंसेंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आपके पास के इक्विलिब्रियम ज़्यादा है देन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट्स एंड हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। सो देयर इज ए नेट इंक्रीज ऑफ 0, 3 एंड 5 अनबाउंड मोलिक्यूल इन द रिएक्शन 1, 2 एंड 3। ये रिएक्शंस मैं आपको दिखा चुका हूँ, डेल्टा n को मैं कैलकुलेट कर दिखा चुका हूँ कि जब आपके पास लिगेंड था सिर्फ NH3 वहाँ पर आपके पास डेल्टा n था 0, जब आपके पास लिगेंड था EN वहाँ पर डेल्टा n क्या है 3 है, जब आपके पास लिगेंड होगा ADTA वहाँ पर डेल्टा n क्या था आपके पास 5 था। तो डेल्टा n इंक्रीज हुआ है, रैंडमनेस बढ़ेगी, डेल्टा S बढ़ेगा, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, रिएक्शन आपके पास जाने वाले प्रोडक्ट के अंदर तो आपके पास क्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनबाउंड मोलिक्यूल ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्सेशन विल लीड टू द इंक्रीज इन एंट्रोपी। सिंपल सा फंडा था, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। तो आई होप कि आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं डेल्टा S की बात कर रहा हूँ और मैं रैंडमनेस की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि अगर आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा मेटल है, यहाँ आपके पास NH3 के 6 लिगेंड है, यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ आपके पास एक मेटल आयन है, यहाँ आपके पास 3 EN के लिगेंड है और यहाँ आपके पास कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स में रिंग बन गई है, तो रिंग के बनने से क्या आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई अगर रिंग बन गई है तो उनके बीच की मूवमेंट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर रैंडमनेस इंक्रीज कैसे हुई? ऑफ कोर्स रिंग के बनने से थोड़ी बहुत एंट्रोपी डेफिनेटली डिक्रीज होने वाली है, लेकिन वो डिक्रीज इतना नहीं होता है जितना आपके पास डेल्टा n के बढ़ने से एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। तो एक फैक्टर एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, वहीं जो रिंग है वो हल्की सी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही होगी, लेकिन वो डिक्रीज काफी कम है और ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है। तो इंक्रीज के ऊपर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इंक्रीज ज्यादा हुआ है, अनबाउंड मोलिक्यूल ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन रिंग की वजह से जो आपके पास डेल्टा S घट रहा होगा वो आपके पास बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा होगा। ये चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिखी भी हुई है, देयर इज ऑल्सो सम डिक्रीज इन एंट्रोपी बिकॉज ऑफ साइक्लाइजेशन बट ओवरऑल देयर इज एनहेंसमेंट इन एंट्रोपी। ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा। तो आप ये बोलोगे कि डेल्टा S फैक्टर की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो जब यहाँ पर इन 3 कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा गया तो इन 3 कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के बाद एक्सपेरिमेंटली इनकी स्टेबिलिटी को चेक किया गया तो ये देखा गया कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, फिर इसके बाद ये वाला आएगा, फिर इसके बाद ये वाला आएगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें, तो एक्सप्लेन करने के लिए पहले आया डेल्टा H का फैक्टर। डेल्टा H फैक्टर को देखते हुए कहा गया कि भाई जो मेटल है और जो आपके पास बॉन्डिंग का जो आपके पास यहाँ पर एटम रहेगा वो आपके पास ऑलमोस्ट सेम है तीनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो डेल्टा H का फैक्टर यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। फिर बात करी डेल्टा S की, तो डेल्टा S की बात करते हुए देखा गया कि आपके पास जब यहाँ पर इन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही होगी उस केस में जब आपके पास यहाँ पर मेटल का एक्वस फॉर्म है, आपके पास यहाँ पर लिगेंड है, तो फर्स्ट रिएक्शन आपको देखने को मिला कि आपका डेल्टा n क्या है, 0 है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हैं उतने आपस नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो रैंडमनेस आपके पास ऑलमोस्ट जो यहाँ पर रिएक्टेंट में रही होगी वही आपके पास यहाँ पर रही होगी, तो आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा S है उसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ होगा। लेकिन जब हमने रिएक्शन देखी ये वाली जहाँ पास मेटल है एक्वस फॉर्म के अंदर, यहाँ पर 3 लिगेंड है, तो यहाँ आपके पास अब हो गए हैं 7 मोल्स, यहाँ आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 4 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज हुई, यानी कि डेल्टा S इंक्रीज हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम इंक्रीज हुआ, यानी कि रिएक्शन आपके पास मूव कर गई फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल कर गया। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया विद द हेल्प ऑफ डेल्टा S। अगेन आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, CSIR नेट के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि चिलेट इफेक्ट के अंदर आपके पास ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फैक्टर कौन सा होता है। ऑप्शन आपके पास डेल्टा H, डेल्टा S, बोथ डेल्टा H एंड डेल्टा S एंड कांट प्रेडिक्ट। तो उस केस में आपको वहाँ पर डेल्टा S को टिक करना था। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर वो क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, और आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे कि आखिर चिलेट रिंग की वजह से आपके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है।
तो ये आपके पास कुछ बेसिक बातें थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बॉन्डिंग थ्योरीज को पढ़ने लगेंगे कि आपके पास जो मेटल है और जो लिगेंड है, इनके बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास अलग अलग थ्योरीज होती हैं। तो उन थ्योरीज के बारे में चर्चा रहेगी इस पूरे कोर्स के अंदर। हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास हसाब का कॉन्सेप्ट क्या था, हम पढ़ेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल क्या थी, हम पढ़ेंगे आपके पास कि वर्नर की थ्योरी क्या है, वीबीटी क्या है और सीएफटी क्या है। तो आपका बेसिक्स अब कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास थ्योरीज कौन कौन सी हैं। तो थ्योरीज को मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही, अभी उसको स्टार्ट नहीं करते हैं, वरना हम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो अभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो हम हर एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए सबसे पुरानी थ्योरी कौन सी थी, दैट इज हसाब कॉन्सेप्ट। सबसे आपके पास क्या था, हसाब कॉन्सेप्ट, दैट इज हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हसाब कॉन्सेप्ट को, देन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, देन हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी को, और उसके बाद मैं आपको एक और भी दूंगा कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 0 से लेकर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक के कॉम्प्लेक्सेस आपके पास किस किस शेप के अंदर रह सकते हैं, कौन सी आपके पास ज्योमेट्री ज़्यादा स्टेबल है, कौन से कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को फेवरेबल रखते हैं। एंड देन हम लोग बात करेंगे वीबीटी और सीएफटी की। एक बार आपको एक और भी दे दूंगा मैं आपको कि भाई कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास मेटल रख सकते हैं। उसके बाद आपको वीबीटी और सीएफटी ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाली है। साथ में अगर आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ वीबीटी पढ़ लिया है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एमओटी पढ़ लिया है, उसके बाद आपको सीएफटी और वीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली बहुत ईजी लगेगी, बहुत कॉन्सेप्चुअल लगेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग क्वांटम केमिस्ट्री को भी देख लीजिए, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री बेस है केमिस्ट्री का। एक बार आपने उस चैप्टर को समझ लिया, उसके बाद बाकी चैप्टर्स के अंदर भी उसकी हेल्प मिलती है। तो ये था आपका लेक्चर आज का। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए जैसे मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो हमारे स्टोर के ऊपर, दैट इज www.rjacademy.store/learn। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको काफी सारे टेस्ट मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या मिलने वाला है उसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए काफी हेल्प आपकी भी चाहिएगी। सो एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।